गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में अमित शाह स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होंगे। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा की शुरुआत हुई और आज इस चर्चा का दूसरा दिन है। विपक्ष ने फरवरी 2026 में यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने साइन किए हैं। मंगलवार को सदन में तीखी बहस हुई है और बार बार स्थगन के कारण कार्यवाही बाधित रही। सरकार ने विपक्ष को नियमों की अनदेखी के लिए घेरा। कई विपक्षी सांसदों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। लोकसभा सचिवालय के अनुसार स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा निर्धारित हुई, जिसके बाद इस प्रस्ताव को लेकर के वोटिंग होगी। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं। बजट सत्र का आज दूसरा चरण 2 अप्रैल से जो शुरू हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा इस समय चल रही है। चर्चा के लिए 10 घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि संख्या बल में बीजेपी मजबूत है, पूरा एनडीए कुनबा मजबूत है। ऐसे में होना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर गृह मंत्री क्या बोलने जा रहे हैं इस पर सबकी नजर होगी। शिखा, बिल्कुल निश्चित रूप से सभी की नजरें अमित शाह के भाषण पर ही टिकी हुई हैं कि किस तरह से अपना वक्तव्य देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आक्रामक रही है। बीजेपी सांसदों की अगर भाषा देखें तो कहीं न कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से तमाम आरोप लगाए, उसका जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने के लिए तैयार है। एक तरफ से जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो ये बताता है कि शायद तैयारियां विपक्ष की इस तरह से नहीं रही हैं जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो साइन किया करना था वो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। विपक्ष को बलि का बकरा बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। कहा जा सकता है कि विपक्ष पर लगातार बीजेपी के सांसद आक्रामक रहे, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात रही हो और या फिर अनुराग ठाकुर की बात रही हो। कहा जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद और जिस तरह से राहुल गांधी के बीच में नोकझोंक हुई वो भी आज देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार पर आक्रामक रहा, जहां बेरोजगारी की बात कही गई, महंगाई की बात कही गई, वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पर आक्रामक रवैया अख्तियार करता रहा। बीजेपी आक्रामक तरीके से वार करती रही कि कांग्रेस ने सिर्फ विपक्ष को अपना हथियार बनाया है, इसके अलावा इस विश्वास प्रस्ताव में कुछ है नहीं। लेकिन अब निश्चित रूप से अमित शाह जब कुछ देर बाद सदन में अपनी बात रखेंगे तो उन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, इस मसले को किस तरह से सरकार ने लिया है। और ये माना जा रहा है कि विश्वास प्रस्ताव में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास है लोकसभा में और राज्यसभा में। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज की चर्चा हुई है, कुछ सकारात्मक बातें भी निकल के सामने आई हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि धमा चौकड़ी का जो खेल है पक्ष और विपक्ष में लगातार चलता रहा है और सदन की जो कार्रवाई रही है उस तरह से देखने को नहीं मिली है जब से 9 तारीख से सदन शुरू हुआ है। ये माना जा रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर खास करके आने वाले समय में किस तरह से जो गैस की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है, ऑयल और तमाम चीज़ों की उपलब्धता है उस पर किस तरह से आगे सरकार बढ़ रही है, उन तमाम चीज़ों पर वक्तव्य दिया जा सकता है। और जिस तरह से एस जयशंकर ने अपनी बात रखी है, हालांकि शोर शराबा लगातार विपक्ष करता रहा उस समय, लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार उस तरह भी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। कुछ देर बाद जो पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो भी अपना संबोधन देने जा रहे हैं। 5 बजे लगभग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। किस तरह से देश में हालात अभी हैं और आने वाले समय में कितना रिजर्व हमारे पास है और किस तरह से हम रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आज की जो कार्रवाई रही है सदन में शोर शराबा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई है। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है कि हम लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा ज़रूरी है।
और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के पास तमाम एजेंडे थे। उस एजेंडे को निश्चित रूप से सरकार विपक्ष पर वार के रूप में एक तरफ से देख रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सांसदों ने अपनी बात रखी है उसी तरह अमित शाह भी निश्चित रूप से अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर वो घेरें कि कांग्रेस ने कभी भी कंस्ट्रक्टिव राजनीति की बात नहीं की है, डिस्ट्रक्टिव राजनीति की बात की है और मुझे लगता है कि ये मुख्य एजेंडे में अमित शाह के रहेगा। कुछ देर बाद उनका संबोधन होना है, लोकसभा वो पहुंच चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जल्दी ही उनका संबोधन देखने को मिलेगा और ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के आसपास अमित शाह इस पूरे मसले पर बोल सकते हैं। शिखा, जाहिर तौर पर इस समय विपक्ष की भी तैयारी पूरी होगी। गृहमंत्री अमित शाह क्या कहने जा रहे हैं अक्षय, जाहिर है इस पर नजर सबकी बनी रहनी है, लेकिन अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आती हैं? देखिए, संभावनाएं तो सत्ता पक्ष के साथ ही है क्योंकि उनके पास 290 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है। विपक्ष कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में है और इसीलिए जो सिग्नेचर की बात अनुराग ठाकुर ने उठाई कि राहुल गांधी ने सिर्फ विपक्ष को एक मोहरा बनाया, उन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं वहाँ पर बिखराव देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि टीएमसी भी उस पूरे मामले में हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया था, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी टीएमसी कर रही है। उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना एडअप कर दिया है कि वो टीएमसी के साथ है, विपक्ष को एकजुट वहां पर करने की कोशिश होगी। मुझे लगता है कि बैक टू बैक इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां की जा रही हैं ताकि सरकार को एजेंडे के तहत झुकाया जा सके और एक दबाव सरकारी मशीनरी पर भी बनाई जा सके कि हम विपक्ष के रूप में सख्ती के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार झुकने को तैयार अभी तक नहीं दिखती है क्योंकि उनके पास एक तो संख्या बल है, दूसरी बात यह है कि वक्ताओं की भरमार है और तीसरी बात ये रही है कि लगातार बीजेपी अपने सहयोगियों को अपना एजेंडा मजबूती के साथ सामने रखती रही है, जिसके कारण विपक्षी दलों के पास बहुत ज़्यादा समय बचता नहीं है बात करने के लिए और यही वजह रही है कि बीजेपी के सांसदों के पास सबसे ज़्यादा समय रहा, उसके बाद कांग्रेस सांसदों के पास भी समय रहा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एडवांटेज में अभी तक दिखी है और मुझे लगता है कि जो विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों के साथ लाया गया है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। हालांकि कुछ एजेंडे जरूर विपक्ष ने इसके जरिए पूरे करने की कोशिश की है, लेकिन उनको कामयाबी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में नहीं हो सकती है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो गया है लेकिन उतनी उनके पास बहुमत की संख्या नहीं है और इसीलिए बीजेपी एनडीए वहां पर एज में है और ये माना जा रहा है कि उस एज के जरिए बीजेपी आज उस चीज़ को भी बनाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष सिर्फ हवा में अपनी सक्रियता निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके पास एजेंडों की कमी है और इसीलिए डिस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, ये अमित शाह निश्चित रूप से जिक्र करते हुए दिखेंगे और कहा जा सकता है कि विश्वास प्रस्ताव तो लाया जा चुका है, लेकिन चर्चा के बाद कहीं ना कहीं जो एडवांटेज था वो बीजेपी के पास रहा है, डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं विपक्ष के पास गया है। एक जनता में संदेश गया है कि सिर्फ खानापूर्ति के लिए इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाए जा रहे हैं और शायद जो एजेंडा सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा था उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई अभी तक तो दिखी है। जी, लेकिन अक्षय, आपने जैसा कहा भी अभी कि सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है क्योंकि जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए जब उसका जवाब सदन में देने की कोशिश होती है तो जोरदार हंगामा होता है। क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है वो इस समय विपक्षी पार्टी कर रही है? नैरेटिव सेट करने की कवायद है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी जानते हैं कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास बहुमत है और बहुमत से ज़्यादा संख्या है। कांग्रेस सिर्फ ये था कि एक दबाव की राजनीति निश्चित रूप से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ करना चाहती थी। कारण यही था कि आज भी राहुल गांधी ने उस चीज़ को रिपीट किया कि जो लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और एलओपी को मौका नहीं दिया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो एजेंडा एक यही था कि एक दबाव बढ़ाया जा सके और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसको अपनी एक तरफ से नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने आप को सदन की कार्रवाई से अलग कर लिया था और उसके बाद सरकार इस पूरे मसले में कूदी। बाद में व्हिप जारी किया गया और व्हिप जारी करने के बाद लगातार सांसदों की उपस्थिति सदन में बीजेपी सांसदों और एनडीए सांसदों को देखने को मिली है। चिराग पासवान की पार्टी रही हो या फिर कुशवाहा रहे हो, ये तमाम लोगों ने पूरी तरह से
समर्थन व्यक्त किया है। इसके अलावा जो भी एनडीए के घटक दल रहे हैं वो बीजेपी के साथ दिखे। कहा जा सकता है कि नैरेटिव सेट करने की कवायद में कांग्रेस ने अपना शायद जो एक एजेंडा सेट कर सकती थी आने वाले समय में बेहतर एक नतीजे लाने की जो जनता में उम्मीद है उसको सेट कर सकती थी। कांग्रेस ने शायद वहां पर थोड़ी सी गलती कर दी है। विपक्षी दलों के पास अब आगे का मौका बहुत दुष्कर होने जा रहा है। हालांकि टीएमसी जरूर कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके और वहां पर जो माइंड सेट है उस पर खेला किया जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज टीएमसी को और विपक्षी दलों को होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास क्योंकि बहुमत की संख्या बहुत ज़्यादा है, 272 से आंकड़े ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत सरकार पर और या किसी पर बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर बहुमत की संख्या कम होती या फिर विपक्षी दल उसको भुनाने में कामयाब रहते तो शायद एक दबाव की राजनीति बनती, लेकिन मुझे लगता है कि बहस और चर्चा में समय अगर गुजरता है तो उसको एक नैतिक जीत तो कही जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो एजेंडा सेट करने की कवायद रही है उसमें अभी तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कामयाबी विपक्षी दलों को नहीं मिल पाई है। कांग्रेस जो चाहती थी शायद वो पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह रही है कि राहुल गांधी कल सदन में नहीं रहे, हरियाणा चले गए थे। प्रियंका गांधी ने उस बागडोर को संभाली। गौरव गोगोई ने कल अपना विस्तृत रूप से भाषण दिया था। उन्होंने बार बार एक बात का जिक्र किया कि लोकसभा में जो एलओपी हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और विपक्ष का जो गला दबाने की कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचेंगे विश्वास प्रस्ताव के बाद, तो उनका रुख किस तरह से होगा, वो क्या विपक्षी दलों का जो आरोप है उसको आप साधने की कोशिश करते हैं या फिर जो नैरेटिव सेट करने की जो कवायद कांग्रेस की रही है उसमें फंसते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि स्पीकर ओम बिरला भी जब देख रहे होंगे इस कार्रवाई को तो निश्चित रूप से खुश हो रहे होंगे कि सरकार और एनडीए पूरी तरह से उनके साथ रहा है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जो राहुल गांधी ने एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, क्या जो आने वाले समय में बंगाल में और असम में चुनाव होने हैं जनता भी का भी कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन नैरेटिव बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो पाया है, ये विपक्षी दल भी अब मानने लगे हैं। शिखा, ज़ाहिर तौर पर तो देखिए एक तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है, वहीं अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और सदन में इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।